हेलो स्टूडेंट्स, बीओसी जोन केम गुरु चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 पढ़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, उनके कंपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन पे बात करेंगे, देन उसके हिस्ट्री पे बात करेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदय कैसे हुआ, इसका प्रारंभ कैसे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के हिस्ट्री में। तो इन्हीं सबको आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, इस क्लास में स्टडी करेंगे। लेकिन आपको एक काम करना होगा, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेंगे कि आप उसकी हेल्प से आप जेई नीट के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, आप लोग देखो उसके जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसको डेफिनेशन को लर्न करने के लिए आप क्या करोगे। देखो, किसी भी आप जब केमिस्ट्री के ब्रांच की बात करते हैं, इन जनरल दो ब्रांचों की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें जो कंपाउंड्स लेते हैं आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, आप स्ट्रक्चर की उनकी बात करेंगे कि स्ट्रक्चर उनका कैसा है, उनका कंपोजिशन कैसा है बच्चों, उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, उनको बनाया कैसे जाता है उसको बात करते हैं, इसका मतलब प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, उनके सिंथेसिस की बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज और उनकी सिंथेसिस। ओके, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन देने के लिए ये जो आपको लिखे गए हैं 4-5 वर्ड यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे डेफिनेशन उसका दोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप सिमिलरली इसी तरह दे सकते हैं, लेकिन आज की क्लास टोटली फोकस होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रारंभ पे, उसके जो शुरुआत है उस पे, बिगिनिंग पे फोकस होगी। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पे ही बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उनकी बात करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस कंपाउंड्स के कंपोजिशन की बात करता है, उन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की बात करता है, प्रॉपर्टीज की बात करता है और सिंथेसिस की बात करता है। तो सिंपल आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक chemistry is the scientific study of preparation, properties, composition। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सिंथेसिस, ओके, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब भी पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं जो कार्बन से बने होते हैं और अदर भी एलिमेंट्स होते हैं इनके साथ। हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इनकी बात करते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात करते हैं, तो हम लोग उसके कंपोजिशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, ओके, सिंथेसिस की बात करते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
तो सिंथेसिस और प्रिपरेशन दोनों डिफरेंट है। सिंथेसिस में आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं, बट प्रिपरेशन में हम लोग कंपल्सरी नहीं है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएं, नेसेसरी ये नहीं है। प्रिपरेशन में आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, बस बट सिंथेसिस में आप लोग वन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं। ओके, तो ये आपका बिगिनिंग रहा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोट कर लीजिए, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, इजी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें ध्यान देने होंगे कि आप कैसे इसको डेफिनेशन विदाउट लर्न किए हुए कर सकते हो। देखो, आप साइंटिफिक स्टडी तो करते ही हैं, आप किसी भी साइंस के ब्रांच की बात करें साइंटिफिक स्टडी ही करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे, सिंथेसिस की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करते हैं। तो आपको लर्न करने के लिए 2P लर्न करना होगा कि हम 2P यहाँ पे किस की बात कर रहे हैं। 2P का मतलब, तो यहाँ पे आपको बात की गई है प्रिपरेशन और यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात की गई है। तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी ये दो वर्ड है जिसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। बाद में आपको कंपोजिशन बोला गया, सिंथेसिस बोला गया और स्ट्रक्चर बोला गया। तो यहाँ पे P स्क्वायर और S स्क्वायर और C आता है। आप अगर इन चीजों को लर्न कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाता है। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन, P प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस। ओके, इट मीन्स हम लोग इजिली कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर ना कहना चाहें, कंपोजिशन कहना चाहें, ये ABC जो आपके 26 आपके वो होते हैं, ठीक है, ABCD के लेटर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप कैसे सामने रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख रहे थे। अब हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपको 4 साइंटिस्ट ज्यादा रोल प्ले करते हैं। वो साइंटिस्ट कौन कौन है? बेसिकली उन चारों में से 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा। तो वर्जिलियस पॉपुलर हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर 1815 में। ओके, 1815 में उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो केवल और केवल ऑर्गेनिज्म से ही बन सकते हैं जिनमें वाइटल फोर्स होती है। ध्यान दीजिएगा बातों को। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जैसे प्लांट हुआ या कोई एनिमल हुआ, ठीक है, हम लोग अपने आप को भी ले सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों में या ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं, लिविंग सिस्टम में कह सकते हैं, एक वाइटल फोर्स होता है जिसको उन्होंने कहा था मिस्टीरियस फोर्स। एक मिस्टीरियस फोर्स, एक अनोखा फोर्स होता है जिसके द्वारा केवल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। बर्जिलियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का लैटिन मतलब होता है, ये जो वर्ड है उसको लैटिन वर्ड वीटा से लिया गया है और वीटा का मतलब होता है ओके लाइफ। आप एक एक स्टेटमेंट को आप समझिएगा कि कैसे क्या हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई हमने आपको बताया कि वर्जिलियस सबसे पहले आप लैंडमार्क बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
बर्जेलियस के द्वारा जो ये थ्योरी दी गई थी, यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। मतलब 1815 बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो बर्जेलियस ने एक थ्योरी दिया जिसको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत किया। इस थ्योरी में जो वर्ड है वाइटल, वाइटल एक लैटिन वर्ड वीटा से लिया गया है। इसका मतलब होता है लाइफ। ओके, इसका मतलब यह भी होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उन्हीं चीजों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनमें लाइफ है। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल और प्लांट से ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बात जो रखी वाइटल फोर्स थ्योरी में, इन्होंने यही रखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैबोरेटरी में नहीं बना सकते। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने नाम ले लिया कि हम केवल ऑर्गेनिज्म से ही बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। तो एक सिंपल सा सेंटेंस बोला जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहला सेंटेंस इजीली बोला जा सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं वाइटल फोर्स थ्योरी में कि हम लोग केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जिसमें मिस्टीरियस फोर्स होता है, अर्थात वाइटल फोर्स होता है। ओके, आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाइटल फोर्स ये जो कह रहे हैं वो एक मिस्टीरियस फोर्स है, और मिस्टीरियस फोर्स केवल लिविंग बॉडी में पाया जाता है। और लिविंग बॉडी आप सभी जानते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट और एनिमल। ओके, ये आप यहां तक आप सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। सीधा सीधा मतलब है वाइटल एक लैटिन वर्ड वीटा से लिया गया जिसका मतलब होता है लाइफ। और लाइफ जिन चीजों में पाई जाएगी उनको बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म जीव जिसको बोलेंगे। और इन्हीं चीजों से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वर्जिलियस की जो थ्योरी थी उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने वर्ड्स में। पहली बात उन्होंने बोली वाइटल फोर्स थ्योरी में, वाइटल फोर्स थ्योरी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसी ईयर से आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1815 में। क्योंकि वर्जिलियस ने जब वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था तो यहां से अन्य जो साइंटिस्ट थे, अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं या कोई और भी सोर्सेज होंगे। ओके, इसलिए ये ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्जिलियस साहब तो इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग बात करेंगे। ये इसका मैं हिंदी भी साथ साथ में लिख दूंगा, जैव शक्ति सिद्धांत। ओके, जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति, और थ्योरी आप सभी जानते हैं कि यह सिद्धांत या आप कोई अवधारणा बनाते हैं तो उसको थ्योरी बोलते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, ओके, मैं बाइलिंगुअल में लिखूंगा ताकि आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो उनको भी इसका प्रॉफिट मिल जाए, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो उनको भी इसका प्रॉफिट मिल जाए। ओके, तो वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार जो पहली बात उन्होंने बोली, उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड in the laboratory from inorganic compounds। क्या मतलब निकलेगा इस बात का यह मतलब निकलता है कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों को लैब में, प्रयोगशाला में
अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बना सकते। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ओके, ये जो सेंटेंस है ये वाइटल फोर्स थ्योरी का अर्थात जैव शक्ति सिद्धांत का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा है, क्योंकि बर्जीलियस साहब इसी बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में किसी भी कंपाउंड से नहीं बना सकते। चाहे वो यहाँ पे तो बोला गया, बट उनकी ये अवधारणा थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, लिविंग बॉडी से ही ऑब्टेन कर सकते हैं जिसमें वाइटल फोर्स होता है। ओके, तो एक सिंपल सा सेंटेंस बना दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से नहीं किया जा सकता है। ओके, दूसरा सेंटेंस आप कह सकते हैं, जैसा कि यहां पे बार बार मैं बोल रहा हूं कि वाइटल फोर्स जरूरी है, जैव शक्ति जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो आप कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स वाइटल फोर्स। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। आप समझिए, पहली तो रटना नहीं है आपको, इसको आपको समझना है सब चीजों को। तो सिंपल सा एक बात है कि वाइटल फोर्स से ही केवल हम बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स। ओके, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें जैव शक्ति चाहिए ही चाहिए। ओके, किसी अन्य विधि से नहीं बना सकते, जैसा कि यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में बोला गया, पहले वाले वाक्य में बोला गया। तो दूसरा सेंटेंस आप इसका लिखेंगे बच्चों, दूसरा सेंटेंस आप ये बनाएंगे, ये सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स requires a vital force। ओके, मतलब क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण अर्थात निर्माण में, सिंथेसिस में जैव शक्ति की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के जैसे ही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से नहीं बना सकते, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहला वाला सेंटेंस था आपका। इसका मतलब ये हुआ कि वाइटल फोर्स की जरूरत होगी। तो दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स। ओके, यहां तक समझ में आया आपको। अब हम लोग तीसरे स्टेटमेंट पे चलेंगे इस थ्योरी के। तीसरा स्टेटमेंट आपको हम समझा दें कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें जो गॉड के द्वारा गिवन है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन दिस फोर्स। ओके, तो यहां पे तीसरा हो गया इसका, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब तात्पर्य ये है गॉड गिवन। जैसे हम सभी जो हैं पेड़ पौधे हैं, ये माना जाता है कि ये गॉड के द्वारा प्रदत्त हैं, गॉड के द्वारा दिए गए हैं। ओके,
तो उन्हीं की बात कह रहे हैं कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स गॉड गिवन contains this vital force। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि केवल जीवित जीवों में यह जैव शक्ति होती है। ओके, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला सेंटेंस इनका था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बनाया जा सकता। दूसरा सेंटेंस था कि अगर आप कार्बनिक यौगिकों को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वाइटल फोर्स की जरूरत होगी, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जैव शक्ति के द्वारा ही संभव है। तीसरा बात ये कह रहे हैं कि जैव शक्ति केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होगा, जीवित जीवों में ही ये संभव होगा। ओके, तो ये वाइटल फोर्स था वर्जिलियस साहब का, जो 1815 में इसको दिया गया था उनके द्वारा। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में ये बोलने की बार बार कोशिश हुई, ये बहुत लंबा समय तक भी चला इस बात की अवधारणा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बना नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैरासिटामॉल है या अदर जो चीजें हैं, ठीक है, आइबुप्रोफेन जो खाते हैं हम लोग, वो या कोई भी अदर जो मेडिसिन है उनका निर्माण बहुत देर से हुआ होगा। ठीक है, ये मैं 1900 शताब्दी की बात कर रहा हूं, 1911 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उस दौरान ये बातें बोली गई, अर्थात लगभग 20वीं शताब्दी जो है उसके आसपास शुरुआत हुआ होगा इन कंपाउंड्सों के निर्माण के। मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि बहुत 1815 में तो विचार ये आया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब जितनी भी दवाइयां हैं ये अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाते हैं हम लोग, ठीक है, दवाइयों को लैब में बनाते हैं और दवाइयां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण बहुत देर में हुआ, तो इसका मतलब दवाइयों का निर्माण भी बहुत देर से ही शुरू हुआ इस थ्योरी के कारण। अभी इस थ्योरी की कमजोरी क्या थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं यहां पे कि इस थ्योरी को क्यों बाद में डिस्कार्ड किया गया। ओके, क्यों, इसमें क्या कमियां थी ऐसा, तो उसके लिए एक बात मैं यहां पे बोलना चाहता हूं। मैं वर्जिलियस स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्वीडन के थे ये, और जो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर रहे हैं, मतलब मानने से मना कर रहे हैं, वो फ्रेडरिक वॉलर हैं, जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, इनका जो काम है वो 1828 ईस्वी में आया। मतलब आप कह सकते हैं कि इसको आने में फ्रेडरिक वॉलर साहब को इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने में, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कह रहे हैं या जैव शक्ति सिद्धांत कह रहे हैं, जो वर्जिलियस के द्वारा 1815 में दिया गया था, उसको रोकने में या यह गलत है, ये सही नहीं है उतना जितना कि वर्जिलियस ने 1815 में कहा था, उसको डिस्कार्ड करने में, इस थ्योरी को मतलब एकदम सही नहीं है उसको बताने में लगभग आप कह सकते हैं कि 13 साल लग गए। इस समय वर्जिलियस को रोकने के लिए उनके शिष्य ही कह लीजिए फ्रेडरिक वॉलर साहब को, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फ्रेडरिक वॉलर, ओके, फ्रेडरिक वॉलर, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। तो ये उमलावट होता है ओ के ऊपर जो लगा हुआ है, ऐसे ही आपको लिटरेचर में इस तरह का शायद ना मिले, कहीं कहीं पे मिलेगा, ओ के ऊपर 2 बिंदी लगा हुआ। जर्मन में ये लिखने का तरीका होता है वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर। ओके, तो फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती क्या है, शुरुआत में से चलते हैं। पहली इन्होंने ये अवधारणा रखी थी वर्जिलियस ने 1815 में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल हम लोग बना सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया, फ्रेडरिक वॉलर की मैं बात कर रहा हूं।
इन्होंने ये कहा कि हम कार्बनिक यौगिकों को लैब में भी बना सकते हैं अकार्बनिक यौगिकों से भी। ओके, पहली बात नोट करिएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक वोलर। ओके, इनका थ्योरी इनकी क्या कहती है? इनकी कहती है फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मेड in the laboratory from inorganic compounds। ओके, थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा जाएगा तो आप स्किप मत करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, शेप कैसा होता है, और अदर भी इंपॉर्टेंट चीजें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, एंड मच मोर। ओके, तो विदाउट स्किप किए हुए आप शुरुआत से लास्ट तक देखिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये किसने कहा था? आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा 1828 में फ्रेडरिक वोलर जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत करी, अर्थात वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया, और इन्होंने कहा अपने डिस्कवरी में, अपने इन्वेंशन में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से बनाया जा सकता है। इनके इस बात को कहने में एक प्रूफ भी शामिल था। उन्होंने कुछ अकार्बनिक यौगिकों को लिया, हम आपको अभी बता दे रहे हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड उन्होंने लिया था और इसके साथ पोटेशियम साइनेट लिया था। ये दोनों के दोनों कार्बन युक्त नहीं है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो इन दोनों कंपाउंड्स की हेल्प से उन्होंने एक तीसरे कंपाउंड्स का निर्माण किया जिसको आप अमोनियम साइनेट बोलते हैं। अमोनियम साइनेट के द्वारा उन्होंने यूरिया बना डाली, जो कि यूरिन में ऑर्गेनिज्म के मिलता है, और इसी बात को फ्रेडरिक वोलर साहब सिद्ध करना चाहते थे कि हम लोग लैब से जिन कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर रहे हैं उनसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जीवों में मिलते हैं। ओके, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता था, बट फ्रेडरिक वोलर साहब के रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको हम लैब में बना सकते थे, वह भी अकार्बनिक यौगिकों से की सहायता से। तो बोला ये गया इनके थ्योरी में ऑर्गेनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1815 में अर्थात 13 साल पहले बर्जेलियस के द्वारा थ्योरी दी गई थी, उसको गलत साबित किया गया फ्रेडरिक वोलर के द्वारा, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और इसके साथ साथ वो बर्जेलियस के शिष्य भी थे। ओके, अब इसकी हेल्प से दूसरी बात क्या कही जा सकती है? दूसरी बात ये कही जा सकती है जो वाइटल फोर्स थ्योरी में कही गई। वाइटल फोर्स थ्योरी में ये कहा गया कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स। आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जैव शक्ति की जरूरत पड़ती है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी में बोला गया बर्जेलियस के द्वारा 1815 में। बट फ्रेडरिक वोलर साहब कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें जैव शक्ति की ही जरूरत पड़े, अर्थात जरूरी नहीं है कि हम जीवों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना। तो दूसरी बात आप कह सकते हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक compounds are synthesized artificially, okay, in a laboratory, ओके। तो यहां पे मैं बोलूंगा कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए जैव शक्ति अर्थात ओके जीवित, ठीक, आप लिख सकते हैं यहां पे जीवों की आवश्यकता नहीं है, ओके। इस बात का ये मतलब निकला आर्टिफिशियली बना सकते हैं, इसका मतलब आपको जीवित जीवों की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, फ्रेडरिक वॉलर साहब ने ये कहा कि जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं उसके लिए हम लैब में बना सकते हैं, कोई जरूरत ये नहीं है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये बनाएं। तो जो वर्जिलियस साहब कह रहे हैं कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन दिस वाइटल फोर्स, ये बात तो सही है कि वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो क्या ये बहुत जरूरी है कि वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही है और चीजों में नहीं है? क्योंकि वाइटल फोर्स वो चीज होती है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, किसी जो फ्लूइड्स है उसके तौर तरीकों को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। आप सभी जानते हैं कि पैरासीटामोल जब आप खाते हैं या कोई भी खाता है तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, ओके। इसका मतलब पैरासीटामोल में भी वाइटल फोर्स है, जा सकती है, ओके, ठीक है, कह सकते हैं आप इतनी बात। तो हम यहां पे कर सकते हैं कि वाइटल फोर्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होता, तो आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी to contain vital force by living organism। इसका हिंदी में आवश्यक नहीं है कि जैव शक्ति केवल जीवित जीवों में ही हो, ये मतलब निकला। तो वाइटल फोर्स थियरी और जो फ्रेडरिक वॉलर साहब बता रहे हैं, उन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंस है। वर्जिलियस साहब ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में नहीं बना सकते, जबकि फ्रेडरिक वॉलर कह रहे हैं कि ये लैब में बनाया जा सकता है। वर्जिलियस कह रहे हैं कि सिंथेसिस आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए आपको वाइटल फोर्स की जरूरत है, ये कह रहे हैं कि वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये कह रहे हैं, फ्रेडरिक वॉलर साहब कह रहे हैं कि वाइटल फोर्स जरूरी नहीं है कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो, जबकि वर्जिलियस कह रहे हैं कि वाइटल फोर्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, ओके, ये डिफरेंस है। तो यहां पे मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप भी थिंक कर पाए, ओके। तो यहां पे मैं वर्जिलियस की बात करूंगा, वर्जिलियस, और यहां पे मैं बात करूंगा फ्रेडरिक वॉलर की, फ्रेडरिक, ठीक है, वॉलर 1828, आपको याद हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया 1815, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये पहली बात ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो केवल हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने ये कहा ऑर्गेनिक
organic compounds cannot be made in the laboratory from inorganic compounds. ओके, इसका मैं हिंदी लिख चुका हूं, बता चुका हूं, इसलिए मैं केवल इंग्लिश लिखूंगा। आप थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है। वैसे मैं यहाँ पे रिपीट भी कर दे रहा हूं। कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इस बात का मतलब है, ये वर्जिलियस आप कह रहे हैं अपने वाइटल फोर्स थ्योरी में, बट फ्रेडरिक वॉलर जो 13 साल बाद थ्योरी लेके आए वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मेड, ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट बी मेड, कैन बी मेड इन द laboratory from inorganic compounds. ओके, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरा, वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स। तो यहां पे synthesis of organic compounds requires a vital force। कह सकते हैं इसको हम लोग कि कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में जैव शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि फ्रेडरिक वॉलर कह रहे हैं नेसेसरी नहीं है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकेंड, it is not necessary। ओके, थर्ड अवधारणा बताई जा रही है, थर्ड पोस्टुलेट्स बताया जा रहा है यहां पे वाइटल फोर्स थ्योरी में वर्जिलियस के द्वारा। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो गॉड गिवन है, ओके, contains vital force, contains this vital force। okay, third, it is not necessary। okay, तो आप इस डिफरेंस से समझ गए होंगे कि वर्जिलियस क्या कहना चाह रहे हैं और फ्रेडरिक वॉलर क्या कहना चाह रहे हैं। वर्जिलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहां पे मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वर्जिलियस है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स, वर्जिलियस। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म गॉड गिवन कंटेन्स दिस वाइटल फोर्स। ठीक, कुल मिला के दोनों के अपने अपने विचारों में, अपने अपने अवधारणा में, अपने अपने कॉन्सेप्ट में एक बात ही क्लियर हो रही है अपने थ्योरी में कि वाइटल फोर्स क्या है। ठीक है, वर्जिलियस ये कहते हैं कि वाइटल फोर्स एक मिस्टीरियस फोर्स है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक, और यही लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बट ये सारी बातें फ्रेडरिक वॉलर 1828 में डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने ये माना कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बना सकते हैं। फिर से उन्होंने दूसरी बात काट दी, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। वर्जिलियस ने कहा इट इज नॉट नेसेसरी। इन्होंने ये करके दिखा दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाकर। ओके, फिर से ये कह रहे हैं कि वाइटल फोर्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बट इन्होंने ये कहा कि ये नेसेसरी नहीं है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में। ओके, तो ये डिफरेंस था, आप यहां से नोट कर लीजिए। तब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
अगर मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बात करूं, जो आपका यूनिट 12 है ये, ठीक है, 11th क्लास का ये पार्ट है, ओके। और चैप्टर का अगर मैं नाम की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ओके। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ओके। सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, ओके। ये स्टार्ट है, तो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत इस पर वर्क किया हमने, आपको बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ओके। ठीक है, हाँ। अब ये जो बातें रखी गई वो 12.1 में ये बात रखी गई, ठीक है। 12 चैप्टर का नाम है और ये आपका सेक्शन है पॉइंट 1, पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन में हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, ठीक, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, बिगिनिंग कैसे हुआ। अब हम लोग 12.2 पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग फ्रेडरिक मोलर का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप नौसादा भी कहते हैं, ओके, अमोनियम क्लोराइड को, और पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये आपका पोटेशियम, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, ओके। इतना तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, ओके। देखो, रिएक्शन कंप्लीट करना है, आपको रटना नहीं है, तो आपको एक तरीका मैं बता दूं। अगर आपको कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में के और Cl दिख रहा है, तो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ही बाइंड होंगे। बातों पे ध्यान दीजिएगा, इसकी इसीलिए हमने कहा कि स्किप मत करिए आप लेक्चर को, आप देखिए एकदम शुरुआत से, बिगनिंग से लास्ट तक, आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिससे आपको केमिस्ट्री को रटना नहीं पड़ेगा। Na अगर आपको दिख रहा है या K दिख रहा है रिएक्शन में, तो इन जनरल ये अटैच होते हैं हैलोजन से, इनको हैलोजन्स बोलते हैं, ओके। हैलोजन्स, हैलोजन्स मींस सॉल्ट फॉर्मर होते हैं, ये सॉल्ट ओरिजिन होती है इनकी, सॉल्ट को बनाने वाले। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से सोडियम या पोटेशियम अटैच होते हैं। तो यहां पे पोटेशियम है और यहां पे क्लोरीन है, तो इन दोनों को पहले अटैच कर दो, तो ये अटैच हो गया, तो KCl बन गया। अब जो बच गया, जैसे अमोनियम यहां पे बचा और साइनेट बचा, तो अमोनियम को और साइनेट को मिला दो, तो ये हो गया आपका अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ओके। अभी तक आपने जितना भी यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हैं, वो सारे के सारे अकार्बनिक हैं, मीन्स इसमें कार्बन नहीं है। आप बोलोगे कि यहाँ पे सर कार्बन है, लेकिन हम इस कंपाउंड को, जो अमोनियम साइनेट है, इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक। इन जनरल जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैटेगरी में नहीं रखते, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में नहीं रखते। वो बात अलग है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर रखने की बात हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो इन चारों को हम किसी तरह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मान सकते। तो ये सारे के सारे अकार्बनिक कंपाउंड्स हैं, ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। चलिए, अमोनियम साइनेट तो उन्होंने बना लिया। अमोनियम साइनेट को हीट करने पे वो रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंज, और रीअरेंज होके एक कंपाउंड बना लेता है, जिसको आप बोलते हैं यूरिया, ओके। यूरिया एक कार्बेमाइड है, कार्बेमाइड है, ओके।
कार्बेमाइड इसको क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। इसमें ये जो CO है इसको कार्बोनिल बोला जाता है, तो कार्बोनिल का कार्ब ले लिया उन्होंने, और ये जो ग्रुप है NH2 ठीक है, सॉरी एक बात यहां पे बता, CO और CO के साथ NH2, ओके, तो CO और NH2 एक साथ जब आ जाते हैं तो आप बोलते हैं एमाइड, ठीक है, तो CO इंक्लूडेड NH2 तो कार्बेमाइड, ओके, तो इसीलिए इसको कार्बेमाइड बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया को कार्बेमाइड क्यों बोलते हैं, तो आप बोलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO along with NH2 group, okay, means urea have both CO carbonyl as well as amine group NH2, okay, तो दोनों ग्रुप है इसलिए इसको कार्बेमाइड बोला जाता है। तो ये आपका कार्बेमाइड था। और यूरिया आपका लिविंग ओरिजिन है, मतलब यूरिया को आप कह सकते हैं कि फ्रेडरिक कोहलर साहब के बाद ये माना गया कि लैब में बना सकते हैं, बट जब तक वाइटल फोर्स थ्योरी थी बर्जीलियस साहब की, उनके अकॉर्डिंग इसको माना गया कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होता है, ओके, तो ये, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बट फ्रेडरिक कोहलर वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि इसको हम लोग लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसको मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस रिएक्शन के द्वारा। आप ये भी बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट रिक्वायर्स अ वाइटल फोर्स, ये भी बात बोली जा सकती है। तीसरी बात बोली जा सकती है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव वाइटल फोर्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, मतलब केवल वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होता, ओके। तो ये बातें थी पूरी की पूरी वाइटल फोर्स थ्योरी और फ्रेडरिक कोहलर और बर्जीलियस की बातें पूरी पूरी, और ओरिजिन बिगिनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आते हैं क्या कुछ और साइंटिस्ट ने भी इस पर वर्क किया, क्यों नहीं। कोलबे ने इस पर वर्क किया, पॉपुलर हुए 1845 में उनकी कॉन्सेप्ट, और एक बॉर्थोलेट भी थे 1856 में, याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। कोलबे और बॉर्थोलेट ने अलग अलग काम किया इस पर। कोलबे साहब ने एसिटिक एसिड को बनाया लैब में, और बॉर्थोलेट ने भी बनाया, लेकिन उन्होंने मेथेन को बनाया, ओके, लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो यहां पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री, क्योंकि हुआ क्या ऐसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगिनिंग हो गई, ओके, ऐसा क्या हुआ। तो जब आपसे डिस्कशन किया जाएगा तो ये पूरी बात आप कहीं पे रख सकते हैं कि कब कैसा हुआ। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12.1 सेक्शन में पढ़ रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे 12.2 पे। 12.2 पे आप लोगों को पढ़ना क्या है वो आप समझ लीजिए। यहां पे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसको यहां पे देखेंगे 12.2 में, और शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, ये देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका ये कार्बन की चतुस्संयोजकता, ओके, उसको भी यहां पे हम लोग बात करेंगे, ओके। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, समझ रहे होंगे ये पूरी बात। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को समझने के लिए हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे कार्बन का, जिससे हम लोग कार्बन की टेट्रावैलेंसी इजीली समझ पाए। यहां पे वैलेंसी से तात्पर्य यह है कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन
दूसरे परमाणुओं से या खुद कार्बन से जोड़ने में पार्टिसिपेट करेंगे अर्थात भाग लेंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिखता हूं, इसका परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसको आप लिखते हैं 2 4। ओके, अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो ये बोरबरी स्कीम के द्वारा लिखा गया, बोरबरी स्कीम, और ये मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2 ओके 2p2। तो ये ऑफ-बाउ स्कीम के द्वारा लिखा गया है। ओके, ऑफ-बाउ स्कीम, ठीक है। ये कोई लैटिन वर्ड नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, इसका मतलब होता है टू इंस्ट्रक्ट या कह सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट। ओके, चलिए, तो 1s2 2s2 और 2p2, टोटल आपने 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख रखे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके कौन से इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से या खुद कार्बन से जोड़ने में भाग लेंगे, तो आप बोलेंगे जो 2s और 2p में है वो, मीन्स ये दो और ये दो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ही किसी से जुड़ने में या संयोग करने में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, आप सभी जानते हैं कि केवल बाह्यतम कोश में उपस्थित आउटरमोस्ट कोश सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही दूसरे से बाइंड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग टेट्रावैलेंसी कार्बन की पढ़ रहे हैं। तो यहां पे 1s2 की जगह पे मैं हीलियम लिख दूंगा। हीलियम अक्रिय गैस तत्व है, इसके इलेक्ट्रॉन या खुद ये हीलियम रासायनिक बंध नहीं बनाता, तो 1s2 जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे वो भी बंध नहीं बनाएंगे, तो 1s2 के जगह पे हमने हीलियम लिख दिया, जरूरी नहीं है। इसके बाद 2s2 होगा और 2p2 होगा। ओके, अब आपको मैं बता दूं, ये S जो लिखा गया और ये P लिखा गया है, S और P उपकोष होते हैं अर्थात सबसेल होते हैं। इस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और इस P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, 3 कक्षक होते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण। ओके, तो ये क्लॉकवाइज चक्रण होता है अर्थात क्लॉकवाइज स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसको अगर आप दिखाएंगे दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है अर्थात वामावर्त स्पिन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखाएंगे। ओके, अब अगर इसको बांध बनाना है किसी परमाणु के साथ, या कह सकते हैं कि इसको अगर किसी अन्य परमाणु के साथ जोड़ना है या कार्बन से ही जोड़ना है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल जरूरत पड़ेगा। सिंगल मतलब एक एक, ठीक है। तो एक और एक सिंगल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जोड़े में है अर्थात पेयर में है। ठीक, अब मैं ये कहूंगा यहां पे आपको एक चीज सीखने के लिए कि कार्बन अगर किसी से भी बंध बनाएगा तो इसके पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आपको सीखना होगा 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन आप करेंगे कैसे, इस इलेक्ट्रॉन को उठाइए यहां से और यहां पे भेज दीजिए, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को हम उठाएंगे यहां से और इसको जंप करा देंगे पी सबसेल में, पी कोष में, तो ये हो गया बच्चों ऐसे। अब कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको जो यहां पे बताया गया, आप इसकी हेल्प से कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो अवस्था थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ थे एक ऑर्बिटल में और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में थे, इसको बोलते हैं आद्य अवस्था, ठीक है। और इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और ये जो आपने किया, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के एस सबसेल से पी सबसेल में जंप कराया, उसको करने से जो हमें स्टेट मिली कार्बन की, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजित अवस्था अर्थात एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो आप कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए क्या ग्राउंड स्टेट में कार्बन की टेट्रावैलेंसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। नहीं क्यों आंसर होगा, क्योंकि
जब हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं कार्बन की, तो उसके पास 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, होता है। जबकि एक्साइटेड स्टेट में अर्थात उत्तेजित अवस्था में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि ग्राउंड स्टेट में कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको क्यों समझाया जा रहा था? इसको इसीलिए समझाया जा रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कार्बन कभी भी जब बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आप बोलेंगे 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, उसमें ध्यान ये रखना है कि उसमें से मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही एक साथ किसी एक परमाणु से बन सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम 3 बॉन्ड एक साथ 3 परमाणु से बन सकते हैं। एक जो बचेगा वो दूसरे परमाणु से या कार्बन से बन पाएगा। जैसे ऐसे ये बच्चों एक साथ 3 बॉन्ड ही बन सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। ओके, तो हम लोग इसमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन कर रहे थे अभी। ठीक है, अब अभी तक आपने 12 चैप्टर है आपका और 12.1 इंट्रोडक्शन पढ़ा। 12.2 में आपने टेट्रावैलेंसी पढ़ी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब आप पढ़ेंगे 12.2.1। ओके, एक एक सेक्शन में डील कर रहा हूं, इसको आप समझिए। ओके, 12.2.1 इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? 12.2.1 इसमें हम लोग पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां। तो आप लोग इसको समझने के लिए कुछ अवधारणाओं को मान सकते हैं, ले सकते हैं। वो अवधारणाएं क्या हैं? आप सभी जानते हैं कि परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, जो कि नाभिक के बाहर आप कह सकते हैं घूमते रहते हैं। ठीक, उनका घूमना जरूरी नहीं कि वृत्तीय कक्षाओं में, यह भी आप जानते हैं। तो जब कोई भी परमाणु की जब आप बात करेंगे तो परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मैं अगर ये ले लूं परमाणु, कोई भी आप लेंगे तो परमाणु गोलाकार होता है, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ये इसका नाभिक है, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस, और इसके यहां बाहर इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, मीन्स नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है। यहां पे चारों वृत्तीय कक्षाओं में ये मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो थ्योरी है वो ओल्ड थ्योरी है, वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ये ओल्ड थ्योरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब यहां पर मैं अगर एक दूसरा परमाणु ले लूं और यहां पे इलेक्ट्रॉन बना दूं, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव आवेश होता है, निगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मतलब आपस में जुड़ेंगे, तो ऋणावेश निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। ओके, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जुड़ेंगे कैसे? सवाल ये उठता है कि जुड़ेंगे कैसे बच्चों। तो जोड़ने में एक अवधारणा की हेल्प ली जाती है। जुड़ते तो हैं परमाणु, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, जुड़ते तो हैं। तो एक अवधारणा ली जाती है जिसको वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। उसमें यह कहा गया कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के क्लोज आता है, निकट आता है,
तो इसका जो नाभिक होगा एक परमाणु का, वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। एक समाधान निकाला गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते, या प्रतिकर्षित करते हैं तो वो जुड़ क्यों जाते हैं, परमाणु आपस में जुड़ क्यों जाते हैं। तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो नाभिक पर प्लस आवेश होता है, तो प्लस वाला माइनस को खींच रहा अपनी ओर। तो ये परमाणु क्या करेगा, इस परमाणु का नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक। और ये खिंचाव इतना प्रबल होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सन होता है, ठीक, उसको काउंटर कर देता है, समाप्त कर देता है। ओके, मीन्स आप ये कह सकते हैं, अगर कोई पूछे कि परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो परमाणुएं आपस में जुड़ कैसे जाती हैं, आबंध कैसे बना लेती हैं। तो उसका आंसर ये होगा कि एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जबकि दूसरे परमाणु का नाभिक पहले वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे वे आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, ठीक। इनका आकर्षण इनके प्रतिकर्षण से अधिक पावरफुल होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए इनका जुड़ना संभव हो पाता है। अब आकृतियां कैसे होंगी। आकृतियां आप सभी जानते हो बच्चों कि जब चीजें जुड़ी जाती हैं तो कोई ना कोई शेप ले लेती हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, इस परमाणु की, ठीक है, और दूसरे परमाणु की बात करूं, तो मान लो दूसरा परमाणु यहां पे जुड़ गया ऐसे, ठीक है। आप इसको यहां भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब कोई और परमाणु आ गया, तो मान लो कार्बन ने यहां जोड़ लिया, ठीक है। कोई और आ गया तो इस तरह जुड़ गया, कोई और आ गया तो इस तरह जोड़ लिया, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, ये कोई भी आकृति से जुड़ सकते हैं। तो जब ये जुड़ेंगे बच्चों, ये ऐसे, तो एक आकृति का निर्माण होगा। ओके, तो हम लोग वही यहां पे पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां, जो किसी परमाणु से जो बंध बनते हैं और उन बंधों को जब एक साथ देखा जाता है तो उनकी एक स्पेसिफिक आकृति हो जाती है, विशिष्ट आकृति हो जाती है, ठीक है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की भी अपनी एक विशिष्ट आकृति होती है, जो कह सकते हैं उनके बीच में जो बंध बनता है उसी के कारण से ये विशिष्ट आकृतियां आती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे आकृतियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पे 3 आकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आकृति कुछ ऐसी, कार्बन जब अन्य परमाणुओं से 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, अन्य परमाणुओं से 4 सिंगल बॉन्ड पृथक पृथक अलग अलग, तो कैसी आकृति आएगी। देखो ये सी, अब 4 बॉन्ड, वो भी अलग अलग जगहों पर, एक साथ नहीं। तो मान लो मैं मेथेन की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड अलग अलग बना रहा हो, ये साथ है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मेथेन हमने लिया, तो यहां पे सी, ठीक है, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, और ये बच्चों इसका ये वाला, ठीक है। आप जो यहां भी स्ट्रक्चर बना हुआ है और ऊपर बना हुआ है, इसको अगर आप समझो तो कुछ इस तरह समझ सकते हो कि मान लो आप कहीं पे फोटो खिंचाने जा रहे हैं और स्टूडियो, उसको आप जूम कर लीजिए, स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कैमरा होगा स्टूडियो का वो ऊपर यहां पे, ये मान लीजिए, ठीक है, ओके। और जो कैमरे का बेस होगा जिसपे कैमरा को आप इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, वो ये मान लीजिए, और जो स्टैंड होगा वो इनको मान लीजिए। तो स्टैंड क्या तीनों एक ही साइड में होते हैं? नहीं, ओके। ये इन स्टैंडों का, ये सॉरी स्टैंड के इन कह सकते हैं आप जो अरेंजमेंट है, उनका अरेंजमेंट 3 जगहों पर होता है, ठीक है। तो ये 3 अरेंजमेंट, एक ऊपर अरेंजमेंट और ये लोकेशन। तो जब कार्बन इस तरह का 4 अलग अलग जगहों पे बॉन्ड बनाता है, तो जो आकृति उत्पन्न होती है उसी आकृति को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकी आकृति। ओके, ध्यान दीजिएगा, चतुष्फलकी आकृति। ओके, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अब जब आकृति बनती है बच्चों,
तो आकृति के बनाने में परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 4 अलग अलग जगहों पर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इन 2 पृथक बंधों के बीच में एक गैप आ जाता है। इस गैप को आप आबंध कोण बोलते हैं, आबंध कोण या बंध कोण, ठीक है, या बॉन्ड एंगल। ओके, ठीक है, किन्हीं 2 पृथक बंधों के भी मध्य उपस्थित बंध कोण को आप आबंध कोण या बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो जब कार्बन जनरली, ठीक है, समझिएगा, जनरली 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक, तो जो 2 बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो कोण आता है, उसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट और 5 सेकेंड का डिफरेंस होता है। ठीक, तो आप 109 डिग्री कर सकते हैं। तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब इस बंध को बनाने में कार्बन ने कितने कक्षकों का उपयोग किया? तो आप कहोगे जितने बंध हैं उतने कक्षकों का उपयोग होगा। ध्यान दीजिए, इस शब्द में जितने बंध हैं उतने कक्षकों का उपयोग होगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप एक साथ कई बंध बना दो। पृथक पृथक देखना है कि पृथक कार्बन के द्वारा कितने बंध बनाए गए, अलग अलग कार्बन के द्वारा कितने बंध बनाए गए। तो यहाँ पे 4 बंध बनाए थे, जिसको आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हीलियम था, ओके, एक्साइटेड स्टेट में मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे आपने 2s का 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने p में डाल दिया था, तो ये हो जाएगा 2p3 और ऐसे। ओके, ये तो s और p में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन थे? 3। तो यहां पे जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस 4 बॉन्ड को बनाने में s का 1 कक्षक और p के 3 कक्षक का प्रयोग करेगा। तो आप संकरण बोलोगे कि संकरण ऐसे कार्बन की sp3 हुई। ओके, हाइब्रिडेशन आप जेड की जगह पे यस भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में यस भी लिखा हुआ है। ओके, तो संकरण क्या होती है? विभिन्न कक्षकों का आपस में मिलकर, जिनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं, एक समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करना। यह प्रक्रिया संकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह बंध बनाने के पहले होता है। तो कार्बन के द्वारा जब 4 बंध बनाया जाएगा तो वो यस का 1 इलेक्ट्रॉन और पी का 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, जिससे उसका संकरण हो जाएगा sp3। समझ में आ गया आपको? और आकृति हो जाएगी चतुष्फल की। तो यहां पे कार्बन, अलग एग्जांपल ले लिया मैंने, CCl4। ओके, कार्बन और उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है 4 की संख्या में, अर्थात कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दी? 4 बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो यहां पे जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो आप बिना सोचे आप ये बोल सकते हो बंध कोण। ठीक है, बंध कोण कितना होगा बच्चों? बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट और 5 सेकेंड। ओके, और आकृति कैसी होगी बच्चों? शेप कैसा होगा? शेप, ठीक है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। और संकरण कैसा होगा? हाइब्रिडेशन कैसा होगा? तो आप बोल सकते हो हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp3। ओके, तो इतनी बातें हैं, तब आप कहेंगे जब कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पे। जब कार्बन से द्विबंध बनाता है, एक जगह डबल बॉन्ड बना लेता है, तब कैसी आकृति होगी? संकरण क्या होगा? ओके, और बंध कोण क्या होगा उसके बारे में। कार्बन मान लेते हैं एक दूसरा कार्बन भी है और उससे उन्होंने 2 बॉन्ड बना लिए। अब इस कार्बन का कितना और वैलेंसी संरक्षता बाकी है, क्योंकि जितना आप लाइन यहां पे कार्बन परमाणुओं के मध्य खींचे हुए हैं, उससे यह मान लिया जाएगा कि कार्बन ने इतना बंध बना लिया। तो कार्बन ने कितना बंध बनाया? 2 बंध बनाया, 2 बाकी है।
तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और यहां पे ऐसे ले लेते हैं। ओके, ठीक है। ये तो इस यौगिक की आकृति कैसी होगी? इस यौगिक की आकृति होती है समतली। ठीक है, ओ सॉरी, समतली नहीं, ये त्रिकोणी होती है, त्रिकोणी समतली। ओके, आकृति होती है त्रिकोणी, मतलब यहां से मतलब है इनका इतने से, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और ये कार्बन वाला। ठीक है, तो 3 कोना हो जा रहा है, तो बोल रहे हैं त्रिकोणी। समतली का मतलब ये है कि अगर इस अरेंजमेंट को हम लोग किसी प्लेन पे रखें तो इसका कोई भी परमाणु इस प्लेन से ऊपर नहीं उठेगा, उसी तल में ही रहेगा, इसलिए समतली। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो ये इसकी आकृति की बात हो गई बच्चों। अब जब कार्बन का संकरण आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन का संकरण यहां पे कितना होगा, तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो और आपसे पूछा जाए संकरण बताओ उसका, तो डबल बॉन्ड को आप सिंगल मान लेना। यहां पे सिंगल मान लिया और सिंगल सिंगल आई, तो कितने सिंगल हो गए? यहां पे डबल को सिंगल माना तो एक, और इधर एक सिंगल और नीचे एक सिंगल, तो टोटल हो गया 3 बच्चों। तो आप एस बोलो, ठीक, यस का 1 हो गया, इस 3 में यस का 1 लेना है, और बचा कितना? 2, तो sp2। तो यहां पे कार्बन sp2 संकरित हुआ। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डबल को आपको 1 मान लेना है, ठीक है, और वो एक यस हो गया। यस का 1 कक्षक ही होता है हमेशा, यस पे 2 नहीं होता, यस पे 2 नहीं होता है, यस का 1 कक्षक ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब ये वाला 2, ये वाला 2 पी पे जाएंगे, तो ये हो गया sp2। तो यहां पे जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसका संकरण sp2 होगा। ओके, अब शेप की बात हो गई, संकरण की बात हो गई। बंध कोण, बंध कोण यहां पे बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पे ये एथिलीन कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ये एथिलीन है। ओके, एथिलीन, यहां पे बॉन्डिंग एंगल एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 118 डिग्री का आएगा, 120 का नहीं आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके, इन जनरल sp2 पे 120 नहीं, 120 आता है, लेकिन यहां पे 118 डिग्री ही आएगा। ओके, ठीक है, चलिए 118 डिग्री, 100। अगर हम लोग एक कंपैरिजन की बात कर लें, डबल बॉन्ड जब कार्बन बनाता है तब, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तब, और जब वो एकल बॉन्ड बनाता है तब। जब ट्रिपल बॉन्ड वो बना रहा होता है तो जो बंध कोण बनता है, ठीक है, वो 180 का बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड में मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो उसको सिंगल मान लीजिए, तो वो जो सिंगल बॉन्ड मानेंगे वो एस को चला जाएगा, और बचा कितना? ट्रिपल एस को चला गया, तो 3 बॉन्ड तो चला ही गया, बचा 1 बॉन्ड, तो वो पी को चला जाएगा, तो sp हो जाएगा, और आकृति होगी लीनियर। अब आते हैं जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो 120 बंध कोण होगा, बॉन्ड एंगल होगा, और जो एथिलीन के संदर्भ में इसको लेंगे तो 118 डिग्री आएगा इसका, और संकरण sp2 होगा। क्यों sp2 होगा? देखो, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड को आप सिंगल मान लेंगे, तो एक जो सिंगल मान रहे हैं, डबल बॉन्ड टोटल 4 बॉन्ड बनाना है, और डबल बॉन्ड टोटल डबल बॉन्ड चला गया यस को, क्योंकि वो उसको सिंगल मान लिया गया, बच गया 2 और बॉन्ड, तो 2 जो और बॉन्ड बचेंगे वो पी पे चले जाएंगे, तो sp2। अब आ जाइए, सिंगल जब बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन सिंगल, तो सिंगल तो यस को चला गया, ठीक, बच गया 3 बॉन्ड और वो पी को चला जाएगा, तो sp3। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड की जो ज्योमेट्री आएगी, शेप आएगा, वो चतुष्फलकीय आएगा, बंध कोण ये आएगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो आकृति आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, संकरण आएगा sp2, बंध कोण 120, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो शेप आएगा रेखी अर्थात लीनियर, और संकरण sp और बंध कोण 180। होप ये आपको एक लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, अगर आपने सुना होगा तो इसी तरह सुनते रहिए, सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत आपको इच्छा हो रही है सब्सक्राइब करने की तो सब्सक्राइब कर रही है,
बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे हमारे अपकमिंग वीडियो के लेक्चर के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।